तो सबसे पहले हम लोग मेंटल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आते हैं हम लोग इस पर, यहाँ पे दिया हुआ है साइकोटिक मेंटल इलनेस और न्यूरोटिक मेंटल इलनेस। दो टाइप्स होता है ना, उसमें मतलब क्या क्या होता है। तो पहले टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानसिक रोगों की जो मुख्यतः उसका दो भागों में बांटा गया है। तो पहला एक साइकोटिक है और दूसरा क्या है, न्यूरोटिक मानसिक रोग है। और इसका जो यहाँ पे आप देख जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस मैं वो कवर करूँगी। और यहाँ पे क्या है कि मानसिक रोगियों के उपचार मतलब जो ट्रीटमेंट हेतु तीन प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है 3 टाइप का। पहला है साइकोट्रिक ड्रग्स, मतलब जो दवा दिया जाता है। उसके बाद है साइकोथेरेपी, तो थेरेपी जो दिया जाता है मतलब समझाने के अलावा बात करना, ये सब से जो दिया जाता है। तीसरा है ईसीटी। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब जो दिमाग में के पास जो लगा करके कुछ करंट वगैरह दिया जाता है ना, उसमें ईसीटी होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ड्रग्स के बारे में। तो पहला क्या है, तो यहाँ पे कि प्रभावित करने वाली क्षमता, यहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं। तो पहला क्या हम लोग का साइकोटिक ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, वो वे दवाइयाँ जो कि उच्च मानसिक कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। मतलब क्या है, वैसा ये दवा क्या करता है, जो मानसिक कार्य उसको मतलब प्रभावित करने का क्षमता रखता है। तो वो क्या कहलाता है, साइकोट्रिक दवाइयाँ। तो इसमें क्या क्या है, इसको यह निम्न प्रकार की होती है। तो इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, टाइप्स होता है। तो पहला है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो ये दवाइयाँ मुख्यतः साइकोटिक प्रकार की बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो कुछ प्रमुख एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो इसका एग्जाम्पल ही मेन होता है। मतलब यही सब पूछता है कि इसका ड्रग्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सा है। तो है हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन और रिस्पेरिडोन। तो ये तीनों ड्रग्स क्या है, ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। उसके बाद आते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स पे कि ये क्या है। तो ये क्या करता है कि ये वो दवाइयाँ हैं जो कि एंटीसाइकोटिक दवाइयों के कारण होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट के उपचार के ट्रीटमेंट में क्या होता है, उपयोग होता है। मतलब अभी जो हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लिया है, जैसे कि कौन कौन से ड्रग्स थे, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन और रिस्पेरिडोन। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा ड्रग्स है, तो ये है ट्राईहेक्सिल फेनिडिल। ये क्या है, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है। अब तीसरा क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ, मतलब वे दवाइयाँ जो अवसाद या डिप्रेशन के रोगी के इलाज हेतु मतलब जो डिप्रेशन में दिया जाता है ड्रग्स, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये कौन कौन सा होता है, तो इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन और माइनसेरिन और फ्लोक्सेटिनिन और सेट्रालनिन होता है। ये क्या है, इमिप्रामिन, फिर एमिट्रिप्टिलिन, फिर माइनसेरिन, फिर हो गया फ्लोक्सेटिन, सेट्रालिनिन। तो ये सब क्या है, ये है हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है, INE है, यहाँ पे तो नहीं बट IN है, फिर इसमें भी INE है। तो इस टाइप का अगर हम लोग को देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग पहचानेंगे क्या, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ये। अब आते हैं 4 में, क्या है, एंटी मेनिक ड्रग्स। तो वे दवाइयाँ जो मेनिया के मरीजों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मेनिया के मरीजों को दिया। तब भी आप लोग बोलेंगे ये डिप्रेशन क्या है, मेनिया क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो मेनिया का जो पेशेंट है उसमें कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, एंटी मेनिक ड्रग्स, और ये होते हैं लिथियम। क्या है, इसका एक एग्जांपल है लिथियम। अब है एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, मतलब जो एंजाइटी होने पे जो मतलब चिंता होने पे जो ड्रग्स दिया जाता है तो वो होता है एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। तो इसका एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। तो है क्या, लोराजिपाम, डायजिपाम, फिर लेप्राजोलम, फिर क्लोनाजिलम। अब भी है साइकोथेरेपी के बारे में, जो हम लोग सेकेंड ट्रीटमेंट था ना उसमें, कि एक हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, दूसरा साइकोथेरेपी। तब साइकोथेरेपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, साइकोथेरेपी के दौरान साइकोथेरेपिस्ट के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित कर उसके व्यवहार, व्यक्तित्व एवं मानसिक कार्य को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जिसको मतलब ये
मानसिक बीमारी है वो जाता है साइकोथेरेपिस्ट के पास, और उसके पास मतलब बातों के द्वारा मतलब अपना व्यवसाय कुछ बातचीत करके या किसी भी तरह से उसको समझा करके जो उसका सकारात्मक रूप में उसको जो प्रॉब्लम्स है, जो उसका बिहेवियर है, उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वो क्या होता है, वो साइकोथेरेपी होता है। अब है सी क्या है, ईसीटी। ईसीटी का पूरा नाम मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। तो ईसीटी क्या है, सोमैटिक थेरेपी का एक दर्द रहित तरीका। दर्द रहित में क्या होता है, ईसीटी क्या होता है, पेनलेस होता है, जिसमें मरीज को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। वो मसल रिलैक्सेंट के तैयार कर टेम्पोरल क्षेत्र में इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। मतलब ईसीटी में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, मरीज को एनेस्थीसिया एवं मसल रिलैक्सेंट के द्वारा जो एक टेम्पोरल इलेक्ट्रोड्स होता है ना, उसको लगाते हैं टेम्पोरल एरिया के पास, जो होता है ना माइंड के पास। और कितना देर के लिए, 1 सेकंड में कुछ हिस्सों के लिए, मतलब 1 सेकंड के में कुछ हिस्से के लिए विद्युत धारा भी उसमें, मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। इसके कारण क्या होता है, मरीज में तुरंत ही टोनिक क्लोनिक सीजर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर। अब ईसीडी का उपयोग मतलब किन स्थितियों में किया जाता है। तो पहला है कि अत्यधिक डिप्रेशन वाली स्थिति में, जिसमें ईसीडी का पहला और सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है। क्या होता है, मतलब जिसमें डिप्रेशन वाली स्थिति देखने को मिलती है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि बहुत उदास है इंसान, और वो क्या आत्महत्या करने का मतलब जिसमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये क्या सबसे पहला एवं सबसे कॉमन इंडिकेशन है किसका, ईसीडी देने का। अब दूसरा है अत्यधिक डिप्रेशन के साथ स्टूपर एवं मेलेनकोलिया की उपस्थिति में। अब है क्या, ईसीटी में उपयोग में लिए जाने वाले समय, वोल्टेज एवं करंट की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो वोल्टेज कितना होता है, 90 से लेकर के 150 वोल्ट होता है। और अगर एवरेज बात करें तो 110 होता है। और कितना करंट देते हैं टेम्पोरल एरिया में, तो वो होता है 200 से 1600 मिली एम्पियर। कितना होता है, 200 से 1600 मिली एम्पियर। अब बात करें कि समय के लिए, तो दिया जाता है 0.1 से 1.0 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तक दिया जाता है। और एवरेज बात करें तो 0.6 सेकेंड। तो ये क्या है, हमारा वोल्टेज और करंट क्या मात्रा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ईसीटी सामान्यतः एक दिन छोड़कर एक दिन ही दिया जाता है। कब दिया जाता है कि मतलब अगर आज है तो एक दिन छोड़ करके ईसीटी दिया जाता है। अब बात है कि ईसीटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है, क्या होता है, याददाश्त में गड़बड़ी, फ्रैक्चर एवं डिसलोकेशन, एपनिया मतलब श्वसन का बंद हो जाना, मतलब सांस नहीं ले पाना, सिर दर्द, भोजन चबाने एवं निगलने के दौरान दर्द, पीठ दर्द, फिर मुंह एवं जीभ में चोट लगना, मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। फिर कन्फ्यूज़न है। ये यहाँ तक क्या है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वृद्ध कहलाते हैं। तो अभी हम लोग किस पर आते हैं, तो अभी हम लोग आते हैं साइकोटिक मेंटल इलनेस और न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस है। तो पहला क्या, इसमें कि ये जो होता है वो घातक प्रकार की बीमारियां हैं, मतलब बहुत थोड़ा सीरियस है ये। और ये क्या है, ये मिल्ड टू मॉडरेट है, मतलब हल्के से माध्यम प्रकार की होती है। मतलब इसमें उतना क्या होता है, सीरियसनेस देखने को नहीं मिलती है। और इसमें क्या होता है कि जो जीवन के साथ माल एडजस्टमेंट्स देखने को मिलता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है वो समाज से या फिर अपने घर के आसपास लोगों के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो वो होता है माल एडजस्टमेंट। और इसमें क्या है, समायोजन तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होता है किसके तुलना में, सब साइकोटिक के तुलना में। अब बातें हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, क्या होता है कि इन बीमारियों में मरीज में इंसाइट, अर्थात इंसाइट जो है वो देखने को मिलती है। तो इस इंसाइट मतलब क्या होता है कि अपने असामान्य लक्षणों को पहचानने की क्षमता अनुपस्थित होती है। मतलब कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, मतलब क्या चेंजेस वगैरह हो रहा है, वो इसमें हम लोग नहीं पहचान सकते हैं खुद से। और इसमें क्या होता है कि इंसाइट उपस्थित, मतलब जब न्यूरोटिक मेंटल इलनेस किसी को होता है तो वो अपने लक्षणों को मतलब खुद पहचान सकता है, और उसमें मतलब उपस्थित होता है पहचानने की क्षमता। अब बातें हैं तीसरा क्या है, ये बीमारियां ऑर्गेनिक अथवा मनोवैज्ञानिक अथवा दोनों कारणों की वजह से होती है। ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक है वो
उसके और मनोवैज्ञानिक तो कुछ मन में भ्रम वगैरह हेलुसिनेशन उसकी वजह से इंसान ज़्यादा सोच रहा है तो उसके कारण भी होता है। और ये जो न्यूरोटिक है वो होता है सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से क्या होता है, न्यूरोटिक डिजीज इलनेस देखने को मिलता है। अब बातें हैं फोर्थ पॉइंट क्या है कि इन बीमारियों में सामान्यतः इल्यूजन और विभ्रम जो होता है वो उपस्थित होता है, मतलब इसमें भ्रम और विभ्रम हेलुसिनेशन और इल्यूजन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, नहीं होता है हेलुसिनेशन, मतलब कुछ नहीं है फिर भी वो चीज़ दिखना, इल्यूजन करना, मतलब खुद सोचना कि ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या है 5 पॉइंट में कि इनमें भी थॉट संबंधित असमानताएं, मतलब सोच से रिलेटेड है कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो वो इसमें देखने के लिए उपस्थित होता है कि भाई आज ये होगा वो होगा तो ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो क्या ये सब हमारे थॉट्स में होते हैं, मतलब वो रियल में नहीं है लेकिन हमारी सोच में है। तो क्या होता है डिल्यूजन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, सरकमस्टेंट रियलिटी, फिर टेंजेंट रियलिटी, ये सब क्या होता है इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है, इसे उपस्थित रहता है, मतलब क्या है प्रॉपर, तो माइल्ड है तो बस मतलब सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें सीरियसनेस देखने को नहीं मिलता है। अब है हमारा 6 पॉइंट। तो 6 में क्या है कि इनमें व्यक्ति की याददाश्त, ध्यान एवं निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत बाधित होती है, मतलब इसमें क्या है खुद जो इंसान है उसका मेमोरी भी मतलब याद नहीं रह सकता है, मतलब किसी उसको कुछ बात कहो तो वो उसको मतलब ध्यान नहीं देगा। फिर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मतलब जैसे हम खुद से हम लोग क्षमता लेते भाई हम लोग को ये करना है, भूख लगा तो खाना खाना है, ऐसा तो ये क्या होगा इसमें देखने को किसमें साइकोटिक मेंटल इलनेस वाले लोग में देखने को ये नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें याददाश्त, ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता, समझता अप्रभावित का मतलब है कि ये सब पे, ये जब न्यूरोटिक मेंटल इलनेस होता है तो ये सब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या है इसका 6 पॉइंट के बारे में हमने बात किया कि साइकोटिक मेंटल इलनेस और न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे हम लोग 7 पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इनमें मरीज का सामाजिक, व्यवसायिक एवं लैंगिक समायोजन अत्यधिक गड़बड़ा जाता है, मतलब उसमें कुछ डिसीजन ऑफ मेकिंग ही नहीं, तो क्या ही वो समाज के साथ व्यवस्था सब क्या ही वो मतलब समायोजन कर पाएगा, तो ये उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जबकि इनमें व्यक्ति का सामाजिक, व्यवसायिक एवं लैंगिक समायोजन गड़बड़ होता है, लेकिन अधिक मतलब इसमें थोड़ा बहुत क्या होगा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अत्यधिक तो इसका तो देखने को नहीं ही मिलेगा, इससे कम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है उस पेशेंट में देखने को ये सब मिलेगा। अब क्या है 8, इस प्रकार के मरीजों का इलाज उन्हें अस्पताल में भर्ती करके ही किया जाता है। उपचार हेतु ईसीटी, साइकोट्रिक ड्रग्स एवं साइकोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मतलब 8 में क्या है जो पेशेंट है उसमें क्या होगा, उसमें मतलब उसको हॉस्पिटल में ही रहना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो क्या करना है इसको खुद ही वहाँ पे जो थेरेपी वगैरह होगा, फिर जो ईसीटी दिया जाता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना पड़ेगा। और जबकि न्यूरोटिक में क्या होता है कि इस प्रकार के मरीजों को इलाज हेतु सामान्यतः अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है, ओपीडी के द्वारा ही इनका उपचार संभव है। उपचार के लिए सामान्यतः ईसीटी का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब जब जो पेशेंट है इसमें जिसको ये न्यूरोटिक मेंटल इलनेस हुआ है उस मतलब ईसीटी का, न्यूरोटिक में क्या होता है ईसीटी की जो उपयोग होता है वो नहीं होता है, और जो साइकोटिक होता है उसमें ज़रूरत होती है ईसीटी का भी, साइकोट्रिक ड्रग्स का भी और साइकोथेरेपी का भी ज़रूरत क्या होता है उसको होता है। ये क्या देखने को मिलेगा। अब है मेरा पॉइंट नंबर 9 कि इन बीमारियों के पुनः उत्पन्न होने की दर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर ये हमने दवा वगैरह जो पेशेंट वो ले रहा है और वो अभी ठीक है तो उसको वापस वो होने का जो चांस है वो ज़्यादा है। जबकि इसमें क्या है, इसमें बहुत मतलब रेयर केस में देखने को मिलता है कि अगर उसका ट्रीटमेंट हो चुका है तो दोबारा उसको ये न्यूरोटिक इलनेस देखने को मिले, और जो ये है तो इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब है एग्जाम्पल कि भाई साइकोटिक जो मेंटल इलनेस है वो कौन कौन सा है, और ये न्यूरोटिक जो मेंटल इलनेस है कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल्स है। तो साइकोटिक में क्या है, साइकोटिक में है सिजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन, ये कौन कौन सा ये साइकोटिक्स है। और मतलब और ये क्या है सिर्फ फोबिया मतलब किसी चीज़ से हम लोग को डर लग रहा है। फिर है चिंताग्रस्त बाध्यता या ऑब्सेसिव कंपल्सिव मतलब ओसीडी। और तीसरा है हिस्टेरिया। तो अभी शॉर्ट में बता दो कि सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, तो इसमें होता है ना कि मतलब जो व्यक्ति जिसको ये हुआ है वो उसको मतलब सोचने और महसूस करने का
उसमें मतलब योग्य नहीं होता कि वो खुद सोच सके, कुछ महसूस करे या कुछ उससे हम लोग एक्सेप्ट करें। अगर हम लोग अच्छे से बात करें तो हमसे अच्छे से बात करें, मतलब उसको ऐसा मतलब उसमें वो मतलब सोचने का भी उसमें मतलब कुछ है ही नहीं। तो उसका इतना क्या बोला गया कि जो साइकोटिक होता है उसका जो सीरियसनेस होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए उसमें उसका क्या होता है कि वो हमेशा गलत सोचेगा, गलत समझेगा, उसका व्यवहार भी क्या होगा, असामान्य ही रहता है। और एक है तो हमारा क्या है, डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम तक इंसान क्या है, उदास है और मतलब बहुत सैड है। वो अपने उसका जो डेली का रूटीन है वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ना ही उसका जो पारिवारिक होता है ना, मतलब परिवार के साथ भी ना ही वो अच्छे से बात कर रहा है। तो वो क्या है, वो डिप्रेशन है। इसमें क्या है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो उदास दिखाई देगा, निराश दिखाई देगा। और वो कभी कभी सोचेगा कि भाई इससे तो अच्छा होता कि भाई मतलब सुसाइड का जो है ना, वो बार बार वो सुसाइड करने के बारे में सोचेगा। फिर उसको नींद भी नहीं आएगा। तो ये सब क्या होता है, भूख वगैरह कम हो जाता है। सबसे होता है कि डिप्रेशन में होता है ना कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। क्या सोचता है कि भाई सुसाइड करने के बारे में इसमें ज़्यादा सोचता है। अब बात करते हैं कि मेनिया, कि भाई मेनिया क्या है। तो भाई मेनिया जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि जो जिसमें देखने को मिलता है कि मतलब कभी तो होता है, वो क्या होता है ना कि जो मेनिया का जो पेशेंट है वो ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न रहेगा, एकदम हर कुछ थोड़ा सा भी अगर खुश है तो पूरा उत्साह जताएगा वो। और वो अपना क्या है ना कि वो अपने दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया विचार क्या रहेगा, वो सोचते रहेगा। और उसको मतलब भ्रम बना, उसको हमेशा लगे ऐसा उसको फील होगा ना कि भाई यहाँ पे तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ, भाई मेरे जैसे तो कोई नहीं है। अगर उससे बात करो तो भाई वो खूब शायरियाँ बोल रहा है, मतलब बहुत खुश है वो, मतलब अपनी दुनिया में ही जी रहा है भाई कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बाकी सब तो कुछ नहीं है। मतलब बहुत खुश रहेगा भाई, बहुत मतलब डिप्रेशन के बिल्कुल अपोजिट क्या है, ये मेनिया देखने को मिलता है। अब आते हैं भाई फोबिया। तो फोबिया से तो भाई कि भाई किसी भी चीज़ से क्या हम लोग को डर लग रहा है, मतलब भय लग रहा है। पानी से डर है तो हाइड्रोफोबिया हो गया। तो इसमें और जैसे कि है कि मतलब बस डर भय है किसी चीज़ से। और अब क्या है, दूसरा है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। भाई इसमें मतलब सिंपल सा है कि जैसे मतलब एक ही काम को इंसान ना बार बार कर रहा है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, ये सब तो ये सब आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। और हिस्टेरिया क्या है भाई, हिस्टेरिया है अचानक से जो पेशेंट है उसको क्या होगा, सीजर देखने को मिलेगा उसमें। उसको अचानक से मतलब बोलना बंद कर देगा, उसको दिखाई नहीं देगा और लकवा मार देगा। और जो इसका मेमोरी है वो एकदम अचानक से ही चला जाएगा। तो और कभी कभी क्या होता है ना कि जो पैर है ना, अचानक से उसका कोई भी अंग क्या होता है पूरा मतलब कि पूरा ही लगेगा कि मतलब कि वो सुन्न हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो ये देखने को मिलता है कि इसमें हिस्टीरिया में देखने को मिलता है। और बाकी मैं ये सब के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी और उसे मैं पोस्ट करूंगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।